नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और यह टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या होता है, जैव विविधता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, जैव विविधता का महत्व हमारे लिए किस तरह है, हमारे पर्यावरण के लिए इसका क्या महत्व है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैव विविधता का क्या महत्व है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता की संरचना कितनी स्तरीय होती है, कितने स्तर होते हैं, और अगला इसके अंदर हम लोग यह भी समझेंगे कि जैव विविधता का हमारे पर्यावरण में जैव विविधता का जो मापन होता है वह किस आधार पर होता है, मापन का आधार क्या है, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे अल्फा, बीटा और गामा जो मापन के त्रिस्तरीय बिंदु हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैव विविधता है क्या। तो ध्यान देंगे कि जैव विविधता का तात्पर्य होता है जीवों की उस विविधता और संख्या से जिसमें पशु और पौधे दोनों सम्मिलित होते हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जैव विविधता जो है दो शब्दों से बना हुआ है, एक जैविक और प्लस विविधता। इसमें जैविक में किसको हम लोग शामिल करते हैं, मुख्य रूप से पौधे और पशु को शामिल करते हैं। तो पौधे और पशु की जो विविधता हमारे पर्यावरण में है, इसे ही कहा जाता है जैव विविधता। जितनी अधिक जैविक विविधता होती है, जितनी अधिक किसी क्षेत्र में जैव विविधता होती है, उस क्षेत्र को उतना ही समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही क्षेत्र जो होते हैं वह हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। ये अलग बात है कि वर्तमान संदर्भ में हॉट स्पॉट के अंतर्गत वैसे क्षेत्र को भी शामिल किया गया है जो जैविक विविधता के दृष्टिकोण से समृद्ध तो हैं, किंतु वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों के कारण उनकी स्थिति जो है संकटग्रस्त हैं। वहाँ पर प्रजाति जो है वह दुर्लभ अवस्था के रूप में, रेयर अवस्था के रूप में पाई जा रही है या अब विलुप्त के होने के रूप में है। तो ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट समझ रहे हैं कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या है, जीवों की उस विविधता और संख्या से है जिसमें पशु और पौधे दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था 1885 में वाल्टर रोजेन महोदय ने। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो 1885 में वाल्टन रोजेन के द्वारा। क्लियर है। अब हम समझेंगे कि किसी भी प्रदेश में जैव जंतु और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होगी वह क्षेत्र उतना ही जैविक विविधता के क्षेत्र में उतना ही समृद्ध माना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा विषुवत-रेखीय वर्षा वन प्रदेश जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है वह धरातल पर सबसे समृद्ध जैविक विविधता के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिदिन दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश होने के कारण क्या होता है कि पेड़ पौधों की ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, धरातल पर सूर्य की किरणें भी पहुंच नहीं पाती है। तो वनस्पतियों में एक दूसरे से ऊपर निकलने की होड़ लगी रहती है, जिसके कारण वहां पर विभिन्न प्रकार के पादप और उस पादप के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं का भी विकास धरातल पर होता है। तो यह क्षेत्र जो है 0 डिग्री का क्षेत्र, विषुवत-रेखीय क्षेत्र जो है वह जैविक विविधता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसका क्या महत्व है, जैव विविधता का हमारे लिए क्या महत्व है। तो जानते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जितनी अधिक जैव विविधता होगी वहां का पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है उतना ही बेहतर होता है और इसका लाभ पर्यावरण को भी मिलता है और यह हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाए रखता है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से जैव विविधता का काफी अधिक महत्व है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जैव विविधता मनुष्यों के लिए भोजन, दवाओं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हम जानते हैं कि हमारे जो भोजन की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है पादपों के द्वारा, वह जैविक विविधता का ही परिणाम है। इसके अलावा जो मिसलेनियस दवाएं बनती है हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, वह भी जैविक विविधता का ही परिणाम है। ऐसी दवाएं और ऐसे आहार जिसका प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, आहार से लेकर औषधि तक तथा प्राय जीवन के हर क्षेत्र में हमारी निर्भरता जो है वह जैव विविधता पर बनी हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि जैव विविधता हमारे लिए, पर्यावरण के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं। तो हम जानते हैं कि जैव विविधता का जो होती है वह त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय कौन कौन? तो पहली है आनुवंशिक विविधता,
दूसरी है प्रजातीय विविधता और तीसरी है पारिस्थितिकी विविधता या इसको सामुदायिक विविधता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि आनुवंशिक विविधता क्या होती है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव की जो पहचान होती है उसके जीन के आधार पर होती है, उसके डीएनए के आधार पर होती है या उसकी आनुवंशिक संरचना के आधार पर होती है। तो प्रत्येक जीव की पहचान जो है उसके आनुवंशिक संरचना के आधार पर होती है और इसी आनुवंशिक संरचना के कारण व्यक्ति के त्वचा का रंग, नाक की संरचना, बालों की संरचना, ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्यों में यह भिन्नता हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि मानव प्रजाति के अंतर्गत यूरोप में जो प्रजाति पाई जाती है वह कॉकेसाइड होती है, अफ्रीका में जो है वह निग्रो है और एशियाई क्षेत्र में जो है वह मंगोल, चीन में, जापान में या पूर्वी एशियाई क्षेत्र में जो प्रजाति है वह मंगोलाइड है। तो है तो सभी मानव और वह होमोसेपियंस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन है क्या कि कॉकेसाइड की त्वचा का रंग क्या होता है, व्हाइट होता है, उनकी हाइट जो होती है अधिक होती है। मंगोलाइड की त्वचा का रंग क्या होता है, तो उनकी त्वचा का रंग पीला होता है, उनका हाइट थोड़ा कम होता है, नाक चपटा होता है, भौं जो है धनुषाकार होती है। निग्रो का क्या होता है, उनका हाइट काफी कम होता है, त्वचा का रंग काला होता है, बाल घुंघराले होते हैं। तो देखिए ये किस आधार पर होता है, ये विविधता किस आधार पर होती है, जीन के आधार पर हुई है। तो इसे ये कहते हैं आनुवंशिक विविधता। उल्लेखनीय है कि आनुवंशिक विविधता जो है प्रजाति विशेष की विशिष्ट पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करते, जहां वह रह रही है उस क्षेत्र में वहां के पर्यावरण के साथ जो है आनुवंशिक विविधता जो है वह अनुकूलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि आनुवंशिक विविधता जो है आनुवंशिक संरचना के आधार पर इसका निर्धारण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रजातीय विविधता। क्या होता है प्रजातीय विविधता? तो प्रजातीय विविधता का तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों से होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रजाति के जो जीव पाए जा रहे हैं उन्हें उसे हम कहा जा रहा है कहते हैं प्रजातीय विविधता। कृषि और वन पर्यावरण तंत्र में आप यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रजातीय विविधता का सबसे स्पष्ट उदाहरण जो है कृषि और वन क्षेत्र में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। जैसे धान की, गेहूं की अलग अलग वैरायटीज होती है, सभी धान है लेकिन उनका वैरायटीज में अंतर के कारण उनका अलग अलग नाम दिया गया है। धान, गेहूं अथवा अन्य फसलों की जो पहचान होती है उनकी अलग अलग प्रजातीय विविधता का ही स्पष्ट रूप से उसको परिलक्षित करती है। तो यह जो है प्रजातीय विविधता को दर्शाता है। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता, इसको सामुदायिक विविधता भी कहते हैं। इसको क्या किस तरह हम समझेंगे, तो किसी निश्चित भौगोलिक परिवेश मतलब डिफाइंड भौगोलिक जो एरिया होता है में रहने के कारण प्रायः जीवों में उन गुणों का समावेश हो जाता है जो उस परिवेश में रहने के लिए आवश्यक होते हैं। हम समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी ऐसा भौगोलिक परिवेश जहां पर वहां रहने के लिए आपस में जीव जो रहते हैं तो वहां पर रहने के लिए उनमें उन गुणों का समावेश हो जाता है और उस परिवेश में रहने के लिए यह आवश्यक भी होता है। जैसे घास का मैदान हम ले सकते हैं, घास का मैदान है, झील है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो इन आवासों में क्या होता है, बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रहती है और आपस में इंटरैक्शन भी करती है, क्रियाशील भी होती है। हम कह सकते हैं कि एक समुदाय के जीव जंतु और दूसरे समुदाय के जीव जंतु इन वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता ही पारिस्थितिकीय विविधता है। क्लियर है? तो तीन प्रकार की प्रजातीय विविधता हम समझ गए। पहला है आनुवंशिक विविधता जो आनुवंशिक संरचना के आधार पर निर्धारित होती है। दूसरी है प्रजातीय विविधता जिसका तात्पर्य क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले भिन्न प्रजाति के जीवों से है। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता जो एक निश्चित भौगोलिक परिवेश में रहने के कारण उन जीवों में उन गुणों का समावेश हो जा रहा है और वहां पर वे रहने के लिए उनका वह गुण समावेश आवश्यक भी है और उसमें आपस में इंटरैक्शन होता है, वे क्रियाशील रहते हैं। तो ऐसी कहा जाता है पारिस्थितिक विविधता। जैसे अगर आपसे एग्जाम पूछ दिया जाए कि घास के मैदान में या झील तंत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पारिस्थितिक विविधता पाई जाती है वह किस प्रकार की विविधता है, आनुवंशिक विविधता है, प्रजातीय है या पारिस्थितिक है, तो आप कह सकते हैं कि यह पारिस्थितिक विविधता है। क्लियर है? और अब अगले पॉइंट में हम आ रहे हैं कि जैव विविधता का मापन किस आधार पर होता है। तो मापन करने का प्रयास जो है इंग्लैंड के पॉल विलियम्स तथा डिक वेनराइट, पॉल विलियम्स और डिक वेनराइट के द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित कर किया गया। उस सॉफ्टवेयर का नाम था वर्ल्ड मैप।
किसके द्वारा किया गया? पॉल विलियम्स और डिक वेनराइट के द्वारा एक सॉफ्टवेयर की मदद से। सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? वर्ल्ड मैप। इसके लिए उन्होंने 3 विधियों का प्रयोग किया गया। कौन कौन विधि है? अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा। अल्फा में क्या है? किसी क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, किसी क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को यह प्रदर्शित करता है। किसी क्षेत्र में, किसी भी इकोलॉजी क्षेत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की क्या संख्या है वह शो किया जाता है अल्फा विविधता से। दूसरा है बीटा। इसके अंतर्गत प्रजातियों की संख्या का ज्ञान करने के बाद उनकी संरचना की पहचान की जाती है। पहला समझ लिए, अल्फा में क्या है? संख्या। दूसरा में क्या है? बीटा में कि अगर हम संख्या मालूम कर लें तो फिर उसके बाद उनकी संरचना किस प्रकार की है वह बीटा से मालूम किया जाता है। और गामा में होता है कि इनके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों की बीच होने वाली अंतःक्रिया का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो हम आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम समझे कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या है, जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया, जैव विविधता का महत्व क्या है, जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी। और जैव विविधता का मापन किस आधार पर होता है? तो 3 आधार पर, अल्फा, बीटा और गामा के आधार पर। अगले वीडियो में मैं पुनः जैव विविधता के संदर्भ में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊंगा। धन्यवाद।